हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है विशिष्ट शिक्षा, जिसमें हम यूनिट 3 देखेंगे, विकलांगता की रोकथाम। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग आंसर है, देखेंगे। दृष्टिबाधित बालक का अर्थ, कारण तथा निवारक उपायों को संक्षेप में समझाइए। फ्रेंड्स, इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी दृष्टिबाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा, जिसमें देखेंगे दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टिबाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक तथा पठन सामग्री पढ़ पाने में असमर्थ होते हैं। आगे देखेंगे, ऐसी परिस्थितियों में वे काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे काम नहीं है, नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं। उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बच्चों को दृष्टिबाधित बालक कहते हैं, जिससे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी दृष्टिबाधित बालकों का कारण। तो इसमें देखेंगे दृष्टिबाधित बालकों का कारण वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे दोनों ही हो सकता है। दृष्टिबाधित बालक का कारण आवासीय नमूने होती है। इसका मुख्य कारण है मायोपिया की समस्या होती है। मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टिबाध का होना है। दृष्टिबाध से वादी में दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होने के साथ और पास की वस्तुओं को देख लेने तथा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक का कारण मायोपिया का होना है। हाई मायोपिया के कारण निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और दूर की वस्तुओं को वह देख लेता है। कुछ बीमारियों से मुखाकृति की समस्या प्रतीत होती है, जिससे दृष्टि सामान्य नहीं रहती है। आगे इसमें देखेंगे निवारक तथा उपचार में इसको देखेंगे। समय समय पर आंखों की जांच 50 से कम आयु के स्वस्थ रोगियों के लिए हर 2 या 3 साल, 50 से अधिक रोगियों के लिए एक या ज्ञात स्वस्थ जोखिम वाले कारकों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, आंखों की किसी भी समस्या के लिए अपने परिवार की कोई एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। आंखों की रोशनी के लिए पौष्टिक आहार लें। नेक्स्ट देखेंगे, गतिविधियों में शामिल होने पर टिकाऊ नेत्र सुरक्षा पहने। कह सकते हैं कि आप चश्मा का यूज करें, जो आपकी दृष्टि को दर्दनाक जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे कि खेल, अग्नियात्रों से निपटाना, पेटबॉल खेलना, व्यवसाय जहां हथौड़े चलाना, काटने का कार्य एवं ओवरहैंड काम करना अन्य उदाहरण है। ऐसी जगह आप चश्मे का यूज करें। आगे देखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे दृष्टिबाधित बालकों का अर्थ। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो श्रवण बाधित बालकों का अर्थ, कारण तथा निवारक उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी श्रवण बाधित का अर्थ। तो इसमें देखेंगे श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनको सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे बालक को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने तथा बाध्यता की क्षमता समान नहीं होती है। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं, वे अन्य बालकों की अपेक्षा गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस कारण श्रवण बाधित बालक या बहुत कम सुन पाते हैं या पूर्णतः सुन नहीं पाते हैं और वे बहरे होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग बनेगी वह बनेगी श्रवण बाधित बालकों का कारण। देखेंगे क्या कारण है, जन्म से पूर्व और जन्म के समय का कारण। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे श्रवण बाधित, यहाँ पे बाधित है, बाधित कुछ बालकों में जन्मजात होती है, जिसके पोते जो कारण कार्य करते हैं वे इस प्रकार हैं। आगे इसमें देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है जेनेटिक कारण, उसको देखेंगे। श्रवण
संबंधी दोषों का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता है। यह साधारणतया देखा जाता है कि जिन बालकों के माता पिता बहरे होते हैं उन्हें श्रवण दोष होता है। यह भी देखा गया है कि यदि अत्यंत निकट संबंधों आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे में श्रवण दोष की संभावना होती है। जो जेनेटिक कारण है उसमें बताया गया यदि माता पिता बहरे होते हैं तो हो सकता है कि बच्चा भी वैसा ही हो। आगे देखा गया है कि इसमें जो निकट संबंध है उसमें विवाह करते हैं तो उनके बच्चों में सिमर दोष की संभावना रहती है। प्रायः जेनेटिक कारण को महत्व तब नहीं दिया जाता है जब माता पिता दोनों में से किसी एक को भी सिमर दोष ना हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी जर्मन खसरा। देखेंगे सन 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला। यह देखा गया कि जो गर्भवती माताएं हैं इस बीमारी से पीड़ित हुई हैं उनको संतानें यहाँ पे श्रवण है श्रवण बाधित हुई है। श्रवण बाधित हुई है जिससे चिकित्सकों में यह निष्कर्ष निकला है कि यहाँ पे जर्मन है कि जर्मन खसरा श्रवण विकलांगता का एक कारण है। जो जर्मन खसरा है वह कहीं ना कहीं देखा गया है कि यह विकलांगता का एक कारण है। आगे देखेंगे गर्भावस्था में श्रवण बाधिता। इसमें देखेंगे बालक जब गर्भावस्था में होता है, यहाँ पे देखेंगे कि बालक जब गर्भावस्था में होता है तब भी दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसा तब होता है जब कोई माँ जहरीले पदार्थ का सेवन कर ले या शराब का सेवन कर ले या असंतुलित भोजन ग्रहण करे या दूषित भोजन ग्रहण करे जिससे वह बीमार रहे। इस कारण उसे श्रवण बाधित उसके बालक को श्रवण बाधित हो सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है अश्मयिक प्रसव। इसमें देखेंगे कि अश्मयिक प्रसव से श्रवण दोष उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अश्मयिक प्रसव इसका कारण है कि या वे कारण है जो अश्मयिक प्रसव कराते हैं। ये भी नहीं बताया गया है कि यह कारण उसी के द्वारा है कि जो अश्मयिक प्रसव कराते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी तो या उनके कारण होता है। आगे देखेंगे असुरक्षित प्रसव। इसमें देखेंगे यहाँ पे यदि प्रसव के समय रक्त प्रवाह अधिक हो जाए तो रक्त का विकृति संचार हो और ऑक्सीजन के अभाव हो तो यहाँ पे चालक की अवयन प्रभावित हो सकते हैं जिसके कारण श्रवण विकलांगता हो सकती है। आगे देखेंगे इसका निवारण देखेंगे कान में थप्पड़ या प्रहार से बचे क्योंकि यह सुनने की समस्या पैदा कर सकता है जो अपर्णनीय हो सकता है। छोटे बच्चों जैसे कि मोतियां वीजो आदि के साथ खेलते हैं उन बच्चों पर नजर रखें। यदि वे कान में डालते हैं तो कान की जो वाली है वह फट सकती है और कान में जो नहर है वो घायल हो सकती है। कान में तेल या कोई अन्य तरल ना डालें क्योंकि इससे सूजन दर्द और में स्राव हो सकता है और अपने कानों को हमेशा सूखा रखें। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कान के डिस्चार्ज व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए अनचाहे तकिया कवर तौलिए आदि का प्रयोग से बचें। इससे आपके कान में संक्रमण हो सकता है। आगे देखेंगे बच्चों को दूध पिलाते समय उसका सिर उठा हुआ रखें अन्यथा दूध कान में गुहा में प्रवेश कर सकता है। गले और कान को जोड़ने वाले छोटे मार्ग से हृदय सूजन कान के निर्वाह के साथ दर्द पैदा हो सकता है। ये इसके निवारण है। आगे देखेंगे आगे जो क्वेश्चन बनता है वह देखेंगे वाणी बाधित बालकों का अर्थ कारण तथा निवारण उपायों को समझाइए। तो उसमें देखेंगे जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी वाणी बाधित बालक जिसमें देखेंगे कि वाणी बाधित बालक का अर्थ देखेंगे कि वाणी बाधित से अभिप्राय है भाषा तथा वाणी या बोलने में समस्या। सामान्य कक्षाओं में वाणी बाधित और सामान्य रूप से भाषा से बाधित बालक होते हैं। ऐसे बालक कभी कभी अध्यापक का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं तथा सरलता से ऐसे
बालकों में किसी प्रकार का दोष मालूम नहीं पड़ता है। आगे देखिए, ऐसे बालक बोलते या लिखते समय शब्दों का प्रयोग तोड़ मरोड़कर, अपभ्रंश करके, कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़कर या दूसरे शब्दों तथा अक्षरों का विस्थापन करके अपना कार्य करते हैं। ऐसे बालक किसी वाक्य को रुक रुक कर बोलते हैं या दो तीन शब्दों के बीच बोलने में सामान्यतः अधिक समय लेते हैं। यह कह सकते हैं कभी कभी बोलते समय वह चुप भी हो जाते हैं। ऐसे बालकों की समस्या को सुधारना आवश्यक है, इससे पहले कि उन्हें सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाया जाए। इसमें जो बताया गया है, जो वाणी बाधित बालक है वह कहीं ना कहीं बोलते समय रुक जाते हैं या कुछ बोलते हैं तो वह तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। ऐसे बालकों को वाणी बाधित बालक कहा जाता है। आगे देखेंगे, इनका कारण देखेंगे क्या कारण होता है। वाणी बाधित बालकों का एक कारण नहीं होता, अपितु अनेक कारण होते हैं। क्योंकि जैसे वंशानुक्रम, नाड़ी संस्थान का दोष, शारीरिक असमानता, वाणी यंत्रों का दोष और विकास होता है, संस्कृति और सामाजिक वातावरण का प्रभाव होता है। विशिष्ट कारकों का उल्लेख इनकी विशेषताओं में किया गया है। देखेंगे, जेनेटिक कारण देखेंगे, जैविक दोष, यहाँ पे जो हेडिंग है देखेंगे, जैविक कारण देखेंगे। जैविक दोष कई प्रकार के होते हैं जो वाणी दोष उत्पन्न करते हैं। तालु में असमानता, दांतों में अनियमितता का दोष, फालिस पड़ना, जीभ में असमानता का होना, इसके अतिरिक्त जबड़ों तथा होठों में असमानता का होना, स्वर संबंधी अंगों में दाव होने से, यहाँ पे है दाव होने से बोलने में कठिनाई होती है, आदि कारण होते हैं जैविक। आगे देखेंगे, व्यवहारिक तथा कार्य कारण। इसमें देखेंगे, कुछ बालकों के वाणी अंगों में कोई दोष नहीं होता है, परंतु बोलने तथा स्वर में दोष होता है। यह दोष अपने बड़ों के तथा साथियों के अनुकरण से आ जाता है, क्योंकि यह सत्य है कि बोलना सुनकर और तथा अनुकरण करने से ही सीखता है। माता पिता और शिक्षकों को शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए, जिससे बालकों में वाणी दोष ना हो सके। आगे देखेंगे, मनोवैज्ञानिक कारण देखेंगे कि वाणी दोष भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है। वाणी में अक्षमता स्वर अंगों के साथ बालक की स्वयं की परिपक्वता भी निर्भर करती है, क्योंकि स्वयं की अभिप्रेरणा तथा आवृत्ति वाणी को प्रभावित करती है। आगे देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यहाँ पे वाणी है, वाणी दोष भावों और विचारों की विक्षिप्तता के कारण ही वाणी दोष होता है। आगे इसमें देखेंगे, नेक्स्ट है श्रवण का हाश। देखेंगे कि वाणी विकास में श्रवण प्रणाली की आवश्यकता होती है। यदि बालक श्रवण बाधित है तो वह वाणी बाधित भी होगा। वाणी कौशल के अभाव में बालक का विकास भी सामान्य नहीं हो पाता है। बालक में दोषयुक्त पृष्ठपोषण पर मिलने के कारण वाणी दोष आ जाता है और श्रवण बाधिता भाषा तथा वाणी दोष उत्पन्न करता है। एंड नकारात्मक पृष्ठपोषण का प्रयोग नहीं किया जाए, यह वाणी दोष के कारण है। आगे देखेंगे, इसमें निवारण देखेंगे, क्या निवारण हो सकते हैं। अपने बच्चों को अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन मजबूर न करें। माता पिता, यहाँ पे माता पिता भी अपने छोटे बच्चों से बहुत सारी बातें करनी चाहिए। आगे देखेंगे, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को सुनने में समस्या या कम बुद्धि या सही समय पर उपचार या पोषण, यहाँ पे पोषण है, या चिकित्सा के लिए उसे डॉक्टर से सलाह या परामर्श अवश्य लेना चाहिए यदि बच्चे को सुनने में समस्या है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है बेहतर रोग निदान के लिए शीघ्र उपचार की तलाश करें। क्वेश्चन है वो देखेंगे, मानसिक मंदता के कारण उपाय तथा रोकथाम और उपायों को संक्षेप में समझाइए। तो उसमें देखेंगे मानसिक मंदता का कारण क्या है। देखेंगे, मानसिक मंदता के कई जटिल कारण हैं। किसी एक प्रकार एवं मात्रा की मानसिक मंदता के लिए किसी विशेष कारक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि विभिन्न
प्रभावी कारक विकास काल के लिए चरण में प्रभावी एवं संयोजित हुए हैं। फिर भी अध्ययन करने की सुविधा को दृष्टि में देखते हुए मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी विभिन्न बालकों को उनके प्रभावी होने वाले समय के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। देखेंगे, जन्म से पूर्व प्रभावी कारक, नेक्स्ट है जन्म के साथ समय प्रभावी कारक, नेक्स्ट है जन्म के पश्चात प्रभावी कारक। आगे देखेंगे, जन्म के पूर्व प्रभावी कारक इसमें देखेंगे कि शिशु के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक ऐसे हैं जो कि शिशु के गर्भ में आने से पूर्व माता पिता में उपस्थित होते हैं तथा गर्भधारण करने की स्थिति में प्रभावी होते हैं। आगे देखेंगे, जन्म के समय प्रभावी कारक देखेंगे, एक पूर्ण रूप से स्वस्थ शिशु के जन्म से संबंधित कुछ ऐसी परिस्थितिजन वातावरणीय कारक होते हैं जो उसकी मानसिक आघात पहुंचाते हैं, जिनके फलस्वरूप बालक का मानसिक विकास विकृत हो जाता है और बौद्धिक मंदता को जन्म देता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे जन्म के पश्चात प्रभावी कारक, जिसमें देखेंगे कि जन्म के पश्चात विकास काल में बालक को मानसिक क्षति पहुंचाने वाले अनेक कारकों को वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे देखेंगे दीर्घ स्थायी रोग, इसमें देखेंगे कुछ दीर्घ स्थायी या तीव्र बीमारियां जैसे मोती झरा, यहाँ पे झरा है, जैसे खसरा, चेचक, पोलियो तथा कुकर खांसी बालक में जन्म के पश्चात होने पर उसके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। आगे देखेंगे खसरा, जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, मुख्य रूप से छूत की बीमारी है जिससे भी अत्यधिक तेज बुखार आ जाता है और संभवतः मस्तिष्क कोष नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे इसके अतिरिक्त भी कई बीमारियां हैं जो कि मस्तिष्क को क्षति पहुंचाती हैं, जिसके फलस्वरूप बालक मंदबुद्धि वाला हो जाता है। आगे देखेंगे अविघातज रोगग्रस्ता, इसमें देखेंगे इसके प्रायः मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कभी इस तरह के विकारों के कारण केंद्रीय तंत्र का तंत्र भी बीमार हो जाती है। आगे देखेंगे लेड विषयोग देखेंगे कि बालकों में अवरुद्ध मस्तिष्क विकास की एक अन्य स्थिति लेड विषप्रयोग है जो प्रायः लकड़ी व दीवार की प्लेट पेंट्स की छोटी आयु के बालकों द्वारा खा लेने से भी उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे मानसिक मंदता की रोकथाम के उपाय, इसमें देखेंगे कि बालक में मानसिक मंदता का पता लग जाने के पश्चात इसका निदान शैक्षिक तथा चिकित्सीय दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत ही आवश्यक व महत्वपूर्ण है। यह बालकों के लिए विस्तृत उपचारात्मक तथा सुधारात्मक प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आगे देखेंगे इसके द्वारा विशेषज्ञों की सहायता में बौद्धिक असमानता के स्तर मात्रा में पंक्ति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे मानसिक मंदता के वैज्ञानिक निदान के मुख्य उपयोग देखेंगे, उपागम देखेंगे। बालक में मानसिक मंदता की पहचान होने पर सर्वप्रथम उसको बाल विशेषज्ञों के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा समर्पित आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। इन परीक्षण एवं जांच के द्वारा यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक में बौद्धिक असमानता का स्तर कितना है और किस सीमा तक है। चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है तथा बढ़ने से इसे रोका जा सकता है। मानसिक मंदता, आगे देखेंगे परिभाषा के अनुसार ये बालक सामान्य बालकों से मानसिक क्रियात्मक में सार्थक रूप से भिन्न होते हैं तथा इनमें मानसिक क्रियात्मक के साथ साथ मानसिक मंदता का स्तर भी बढ़ जाता है। अतः इसका निदान मानसिक योग्यताओं और परीक्षणों के आधार पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नैदानिक उद्देश्य मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए प्रयोग में आने वाले कुछ प्रचलित एवं मानकीकृत पद्धतियों तथा परीक्षणों का उल्लेख किया जा सकता है। देखेंगे मानसिक मंदता की रोक के लिए या रोकथाम व उपचार देखेंगे कि मानसिक मंदता वंशानुगत एवं जन्मजात दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आगे देखेंगे क्योंकि वंशानुक्रम में उत्पन्न मंदता की रोकथाम एवं उपचार प्रायः असंभव है, किंतु परिवेशीय कारकों की कुशलता पूर्वक प्रवृत्त करके वातावरणीय मानसिक मंदता को कुछ सीमा तक से रोका जा सकता है। मानसिक मंदता की रोकथाम के संदर्भ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह स्थिति है कि बालक में मंदता का पता तब चलता है जबकि विभिन्न ऋणात्मक कारक अपना प्रभाव डाल चुके होते हैं। फिर भी बालक में जन्म से पूर्व जन्म के समय प्रभावी कारकों की रोकथाम कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं, जैसे निम्न प्रकार है। देखेंगे कि गर्भ
काल में माता के द्वारा धूम्रपान भ्रूण के विकास ऋणात्मक रूप से प्रभावित करने वाली दवाओं के सेवन को बंद कर देना चाहिए। आगे देखेंगे, गर्भकाल में माता के संक्रमक तथा वायरल रोगों से ग्रसित होने वाले शीघ्र ही उपचार कराएं, ऐसे रोगों से उसको बचना चाहिए। आगे देखेंगे, रक्त विकार तथा एबीओ तथा आरएच कारकों से संबंधित दुर्बलताओं एवं कमियों के होने पर संपूर्ण गर्भकाल में नियमित चिकित्सीय परीक्षण व डॉक्टर को बताए हुए अनुसार उसका उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भकाल में माता का उचित संतुलित आहार ग्रहण करना और नियमित व्यायाम भी करना। आगे देखेंगे, स्वस्थ वातावरण में रहना तथा मानसिक संवेदी शारीरिक कष्टों तथा तनावपूर्ण स्थितियों से बचना, यह आदि इसके निवारण है। आगे देखेंगे, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है देखेंगे कि बाल अपराध के कारण का वर्णन कीजिए, जिसमें हेडिंग बनेगी बाल अपराध के कारण। इसमें देखेंगे कि बाल अपराध के कारण की खोज से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए हैं तथा मनोवैज्ञानिकों ने इन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर बाल अपराध को अनेक पृथक पृथक कारण बताए हैं। देखेंगे कि बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित तथा निर्देशित करने वाले ऋणात्मक कारक उसको अपराधी प्रवृत्तियों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी सामाजिक कारण, जिसमें देखेंगे अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि अपराध कार्य एवं असामाजिक व्यवहार हैं जो जन्मजात न होकर अर्जित होते हैं, अतः सामाजिक पर्यावरण से संबंधित अनेक कारक इस व्यवहार तथा प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट इसमें है पारिवारिक कारक। देखेंगे कि बालकों में आदतों तथा आचरण व्यवहार और व्यक्ति के लिए अन्य आयामों की विकास उनकी पारिवारिक स्थितियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्रायः अल्पायु में बालक जो भी अपराधी कृत्य जानबूझकर तथा अज्ञानता में सीख लेते हैं, सबसे पहले उन पे ही व्यवहार रूप में वह लाते हैं। परिवार के सदस्यों के द्वारा इन पर ध्यान न देने तथा बालक को उचित प्रकार से निर्देशित न करने से ऐसी व्यवस्था किशोर अवस्था तक पहुंच जाती है और यह वास्तविक एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसके अतिरिक्त परिवार भी संबंधित अनेक कारक बालक को अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी तथा सहायक होते हैं। आगे देखेंगे विद्यालय कारक। इसमें देखेंगे कि घर के पश्चात बालक के व्यक्ति विकास में विद्यालय का वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जहां वह विभिन्न परिस्थितियों में पले अनेक विभिन्नताओं तथा विशेषताओं वाले बालकों के संपर्क में आता है। इस प्रकार अनेक व्यवहार और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीकों से वह सीख जाता है। इनमें से कुछ व्यवहार सामाजिक तथा अनैतिक भी हो सकते हैं। यह असामाजिक तथा अनैतिक व्यवहारों के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। देखेंगे कि मानसिक रोग तथा असंतुलित व्यक्तियों संवेगित संघर्ष अस्थिरता स्वयं निर्णय ले सकने की असमता आदि अनेक मनोवैज्ञानिक कारण भी बालकों में पाई जाने वाली अपराध प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि बाल अपराध की रोकथाम तथा रोकने के उपायों को संक्षेप में समझाइए, जिसमें देखेंगे कि बाल अपराध की रोकथाम बालकों में अपराधी प्रवृत्ति को विकास करने से या विकास होने से रोकने के लिए माता पिता शिक्षण तथा समाज को सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए और उनको ऐसे वातावरण में उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां जिसे वह कुशलता पूर्वक सुधार लाएं और बालक के समक्ष उच्च नैतिक तथा चारित्रिक आदर्श उपस्थित किया जा सके, ऐसी परिस्थितियों को लाएं। आगे देखेंगे अभिभावकों को शिक्षित करके। अभिभावकों को बालकों के विकासात्मक तथा मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव तथा बाल अपराध के मनोविज्ञान से संबंधित ज्ञान देना अपराध की रोकथाम की दृष्टि से उपयोगी या सिद्ध हो सकता है। इसके आधार पर माता पिता बालक को उचित समय अवस्था पर उचित निर्देश प्रदान करें, उसको अपराधी प्रवृत्तियों की तरफ उसे रोक सकें। नेक्स्ट देखेंगे बालकों को उचित भौतिक परिवेश में रखकर। आगे इसमें देखेंगे घर विद्यालय समाज में बालक
आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की उसे संगति से उसे दूर रखना। और आगे देखेंगे ऐसी परिस्थितियां जबकि वातावरण को परिवर्तित करना किन्हीं कारणों से असंभव हो जाता है। बालक को घर में दूषित वातावरण से दूर आवासीय विद्यालयों में रखना उत्तम होता है। आगे देखेंगे समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके, इसमें देखेंगे कि समाज में उपस्थित अनेक ऋणात्मक बाल अपराध के कारण होते हैं, अर्थात समाज में एक कर्तव्य है कि वह, यहाँ पे लिखा है समाज है, समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, भेदभाव, चोर बाजारी, व्यभिचारी, घूसखोरी आदि भी बुराइयों से दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इन कृत्यों को करने वाले व्यक्ति और न्यायालय के द्वारा उनको दंडित कराएं। आगे देखेंगे बाल अपराध रोकने के उपाय, इसमें देखेंगे कि बाल अपराध अल्पवयस्क होने के कारण न्यायालय तथा समाज द्वारा वयस्कों को समान दंडित नहीं किए जाते हैं, वरन अपराध को निरंतरता तथा गंभीरता के अनुरूप उनके सुधार के लिए उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान की जाती है। साथ में इन बालकों को अपराध करने की प्रवृत्ति एक व्यवहारिक असमता ही होती है। बालक सामान्य होते हैं अतः इनको विशेष सुधार शिक्षकों में रखा जाता है और उपचार हेतु विशेष मनोवैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग में इनको लाई जाती है, जहां मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बाद अपराधी की समस्याओं के परिणाम तथा प्रकृति के अनुरूप ही इन्हें निम्न प्रकार की विधि को अपनाना चाहिए। देखेंगे पुनर्शिक्षा, अपराधी बालक द्वारा अर्जित समस्यात्मक व्यवहार को समाप्त करने के लिए पुनर्शिक्षा के अंतर्गत उसको उसकी समस्या के क्षेत्रों में विषय में विस्तृत तथा स्पष्ट ज्ञान दिया जाता है। उदाहरणता देखेंगे नैतिक शिक्षा आदि ऐसे उदाहरण हैं। आगे देखेंगे भाव विवरण, जिसमें देखेंगे कि यह विधि बालक अपनी तमित प्रबल इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसा वार्तालाप द्वारा मुक्त अभिव्यक्तियों को तकनीकों के प्रयोग में किया जाता है। आगे देखेंगे अनुसरण, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे चिकित्सक है, चिकित्सक इस विधि का प्रयोग करके बालकों को अपराधी कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यह एक प्रकार का अनुग्रह ही होता है। इससे चिकित्सक बालक के समक्ष अपराधी कार्यों को छोड़ने के लिए उचित तथा तार्किक कारण प्रस्तुत करता है। इस चिकित्सा का परिणाम बालक की स्वेच्छा पर काफी सीमा तक निर्भर करता है, अतः यह विधि अधिक उत्तम नहीं मानी जाती है। इस विधि के प्रयोग से प्रायः अपराध का मूल कारण तो दूर नहीं हो पाता, अपितु इसके लक्षण समाप्त हो जाते हैं।